Hey everyone, my name is Athiya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point. Today I am going to continue Act 4 Scene 1 The Merchant of Venice by William Shakespeare. एक्ट 4 सीन 1 पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने एक्ट 3 की समरी को कवर किया है। फिर मैंने एक्ट 4 सीन 1 स्टार्ट किया था उसके ओवरव्यू के साथ कि एक्ट 4 सीन 1 में है क्या। इसके बाद मैंने वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था। एक्ट 4 सीन 1 को समझने के लिए आपको पहले पार्ट 1 देखने की ज़रूरत है क्योंकि मैंने आधे से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उसमें ही कर दिया है। इनफैक्ट आपको एक्ट 3 की समरी बताई है तब लिंक ही किया है एक्ट 4 सीन 1 को, तो काफ़ी कुछ मैं उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी, टाइम वेस्ट होगा क्योंकि अभी एक्ट 4 सीन 1 का काफ़ी पार्ट बचा हुआ है, मुझे वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट वो लोग जो डायरेक्टली इस वीडियो को स्विच कर रहे हैं एक्ट 4 सीन 1 के लिए, मैं उनसे अगेन बोल दूं कि आप पहले पार्ट 1 देखिएगा देन कम टू दिस वीडियो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इतना मैंने पार्ट 1 में आपको बता दिया था कि एक्ट 4 सीन 1 वेनिस सिटी के कोर्ट का है जिसमें एंटोनियो और शाइलॉक का केस चल रहा है। ठीक है, तो जज जो हैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं शाइलॉक से कि वो अपने इस केस को वापस ले ले, पेनाल्टी जो उसने लगाई थी 3000 डकेट्स की वो अमाउंट ले ले। बट शाइलॉक है कि वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि नहीं, उसको तो 1 पाउंड फ्लैश ही चाहिए एंटोनियो की बॉडी से। तो केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, ड्यूक के हाथों से भी जा रहा है क्योंकि शाइलॉक अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और ड्यूक को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या डिसीजन ले। तो अब वेट हो रहा है डॉक्टर बाल्थाजर का। डॉक्टर बाल्थाजर के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था। तो डॉक्टर बाल्थाजर कौन है? ये है पोशिया जो कि अपने को डिस्गाइज करके आने वाली है कोर्ट में मेल कॉस्ट्यूम्स में। वो अपने को डिस्गाइज इसलिए करेगी क्योंकि वैसे वो क्वीन है बालमांड की, वो यहाँ पे आई है केस लड़ने के लिए, तो उसको ऑब्वियसली एक लॉयर की कॉस्ट्यूम की ज़रूरत है। तो डॉक्टर बेलेरियो मदद करते हैं पोशिया की और इस तरीके से पोशिया कॉस्ट्यूम पहन के डॉक्टर बाल्थाजर बन के वेनिस पहुंच जाती है और साथ ही साथ उसकी मेडिन सर्वेंट नेरेसा भी पहुंच जाती है क्लर्क बन के। तो बाकी बचे एक्ट में हम यही पढ़ेंगे कि दोनों किस तरीके से केस को सॉल्व करती हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नेरेसा एंटर होती है उस कोर्ट में और वो लॉयर के क्लर्क के ड्रेस में है। ड्यूक उससे पूछते हैं क्या तुम पैडुआ से आ रही हो और तुम्हें बेलेरियो ने भेजा है? तो नेरेसा झुक के जवाब देती है फ्रॉम बोथ माई लॉर्ड, हाँ मैं पैडुआ से आ रही हूँ और मुझे बेलेरियो ने ही भेजा है। तो ये जो बोथ वर्ड लिखा हुआ है वो दोनों को रेफर कर रहा है, पैडुआ एंड बेलेरियो। और वो आगे बोलती है कि बेलेरियो ग्रीट्स योर ग्रेस, दैट मीन्स डॉक्टर बेलेरियो ने आपको ग्रीटिंग्स भिजवाई हैं। तो जिस दौरान ड्यूक और नेरेसा आपस में बात कर रहे हैं तो बसेनियो, शाइलॉक और ग्रेशियानो का डिस्कशन भी शुरू हो जाता है। बसेनियो बोलता है शाइलॉक से, वाई डस्ट दाउ वेट दाई नाइफ सो ऑनेस्टली? डस्ट मीन्स डस्ट, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डस्ट दाउ ये सब आर्केक वर्ड्स कहलाते हैं जो कि अब फैशन में नहीं है, अब इनको यूज नहीं किया जाता है, इन्हें कहा जाता है आर्केक वर्ड्स। ठीक है, तो बसेनियो बोलता है कि वाई डू यू शार्पन योर नाइफ? वेट मतलब होता है शार्पन, तुम अपने नाइफ को क्यों शार्प कर रहे हो सो अर्नेस्टली? अर्नेस्टली मतलब एक्साइटिंगली, इतना एक्साइटेड होकर तुम अपने इस नाइफ को क्यों शार्पन करने में लगे हुए हो? तो शाइलॉक जवाब देता है टू कट द फॉरफीचर फ्रॉम दैट बैंकक्रप्ट देयर। फॉरफीचर कहते हैं पेनाल्टी को या फिर फाइन को। जैसे लीगली अगर कोई इंसान कोई कंडीशन फॉलो करने में अनेबल हो जाता है तो उसको एज अ पेनाल्टी जो कुछ करना पड़ेगा उसे कहा जाता है फॉरफीचर। ठीक है, और एंटोनियो शाइलॉक के केस में यही डिसाइड हुआ था कि अगर एंटोनियो 3000 डकेट्स नहीं दे पाएगा तो उसको 1 पाउंड फ्लैश देना पड़ेगा, राइट। तो 1 पाउंड फ्लैश क्या हुआ? उसका फॉरफीचर हुआ, राइट। तो जहां जहां फॉरफीचर वर्ड आ रहा है उसका मतलब वही है 1 पाउंड फ्लैश। ओके, और बैंकक्रप्ट कहते हैं जिसके पास सारा पैसा चला गया और डूब गया हो उसका पैसा, तो बैंकक्रप्ट बोला जा रहा है एंटोनियो को। तो शाइलॉक कह रहा है कि वो जो बैंकक्रप्ट उधर खड़ा हुआ है मुझे उसकी बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश लेना है, इसलिए मैं अपने नाइफ को शार्पन कर रहा हूँ। एक्चुअली शाइलॉक इस नाइफ को शार्पन कर रहा है अपने शूज़ पर। शूज़ उसका लेदर का था तो उससे वो नाइफ को वेट कर रहा है, शार्पन कर रहा है। तो ये देखकर ग्रेशियानो कहता है नॉट ऑन दाई सोल बट ऑन दाई सोल हार्श यू दाउ मेक इट दाई नाइफ कीन। नहीं, तुम अपने शूज़ के सोल पर नहीं, ऐसे वाली सोल कौन वाला सोल हुआ? शूज़ वाला सोल। तो अपने शूज़ के सोल पर नहीं इसको कीन कर रहे हो, बल्कि तुम अपने स्पिरिट, जो तुम्हारी इमोरल स्पिरिट है यानी जिसमें बिल्कुल भी मर्सी नाम की चीज़ नहीं है, तुम अपने इमोरल सोल पर इसको शार्पन कर रहे हो। बट नो मेटल कैन
नो नॉट द हैंगमैन्स एक्स बियर हाफ द कीननेस ऑफ दाई शार्प एनवी। लेकिन कोई भी मेटल और ना ही हैंगमैन कहते हैं फांसी देने वाले को, हैंगमैन की जो एक्स होगी उसका भी जो नाइफ होगा ना, उसकी भी कीननेस यानी उसकी जो शार्पनेस होगी, बियर हाफ द कीननेस ऑफ दाई शार्प एनवी। तुम्हारे अंदर जो एनवी है, एनवी मीन्स जलन, जेलसी, मैलिस, जो बुरी भावना है एंटोनियो को लेकर, उसकी आधी भी नहीं होगी। यानी एक हैंगमैन का नाइफ भी तुम्हारे अंदर की एनवी से आधे ही शार्प होगा। तो ये तो वर्बल मीनिंग निकल रहा है। बियर हाफ द कीननेस कहना वो यही चाह रहा है कि तुम्हारे अंदर की जो मैलिस है, जो बुरी भावना है एंटोनियो को लेकर, वो ज़्यादा शार्प है बजाय इसके कि कोई मेटल शार्प हो या फिर हैंगमैन का एक्स मतलब वैसे तो कुल्हाड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे हैंगमैन का क्या होता है, नाइफ। ठीक है, तो हैंगमैन की नाइफ और मेटल भी इतनी शार्प नहीं होगी जितनी तुम्हारी मैलिस है एंटोनियो को लेकर। और आगे वो बोलता है कैन नो प्रेयर्स पियर्स दी, यानी इतनी विनती तुमसे करी जा रही है, हर कोई तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रे कर रहा है, तुम्हारे कोई भी प्रेयर्स पेंट्रेट नहीं कर रही तुम्हारे हार्ट को, तुम्हारे हार्ट से होकर नहीं गुजर रही किसी की भी विनती, किसी की भी प्रेयर। ऐसा वो बोलता है शैलॉक से। तो शैलॉक जवाब देता है नो नन दैट दाउ हैज विट एनफ टू मेक, दाउ मीन्स यू हैज टू मीन्स हैव, विट मीन्स विजडम। तो शैलॉक जवाब ये दे रहा है कि नहीं, ऐसी कोई भी प्रेयर्स मेरे हार्ट को पेंट्रेट नहीं कर रही है जो तुम लोग बड़ी चालाकी से प्रेयर कर रहे हो ना मुझसे, रिक्वेस्ट जो कर रहे हो। तो यहाँ पे विट एनफ यूज कर रहा है शैलॉक ये बताने के लिए कि तुम लोग बड़ी चालाकी से मुझसे ये चाह रहे हो कि मैं 1 पाउंड फ्लैश ना लूँ, एंटोनियो की जान बख्श दूँ, एंटोनियो को जाने दूँ ताकि वो दोबारा से मुझे नुकसान पहुंचाए, मुझे बुरा भला कहे, मेरे बिजनेस में नुकसान पहुंचाए। तो नहीं, ऐसी कोई भी प्रेयर्स मेरे हार्ट को पेंट्रेट नहीं करती है। ये सुनकर ग्रैशियानो और भड़क उठता है और कहता है कि ओ बी दाउ डैम, तुम्हारा नाश हो। डैम मतलब होता है कर्स्ड, तुम्हारा नाश हो और तुम एक इनएग्जोरेबल डॉग हो। इनएग्जोरेबल कहते हैं स्टबन, जिद्दी, यानी तुमने एक डॉग की तरीके से जिद पकड़ रखी कि तुम्हें 1 पाउंड फ्लैश ही चाहिए। एंड फॉर दाई लाइफ मतलब जो तुम जिंदा हो और मेरा फ्रेंड मरने के कगार पे लगा रखा है, तुम्हारी जिंदगी के लिए तो जस्टिस को भी ब्लेम किया जाना चाहिए। जस्टिस शुड बी ब्लेम्ड कि तुम्हें अलाउ कर रहा है जीना और मेरा फ्रेंड मरने के कगार पे पहुंच गया है। ठीक है, दाउ ऑलमोस्ट मेक्स मी वेवर इन माई फेथ। वेवर कहते हैं टू बिकम अनसर्टेन, और वेवर क्या लिखा हुआ इन माई फेथ, यानी मेरा जो विश्वास है, यकीन है, जो भरोसा है, उसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आने लगी है जब से मैंने तुम्हें देखा है। यानी कि तुम्हारी वजह से, यानी तुमने मेरे फेथ को हिला के रख दिया है। किस वजह से? टू होल्ड ओपिनियन विद पाइथागोरस, यानी मैं अब पाइथागोरस की राय को होल्ड करने लगा हूँ, यानी फॉलो करने लगा हूँ। मुझे पाइथागोरस की बात बिल्कुल सही लगने लगी है। कौन सी बात? दैट कि जो सोल्स ऑफ एनिमल्स होती हैं, एनिमल्स की जो रूहें होती हैं, एनिमल्स की जो स्पिरिट्स होती हैं, वो इन्फ्यूज कर लेती हैं, यानी अपने को मिला देती हैं। कहाँ पर? इनटू द ट्रंक्स ऑफ मैन। ट्रंक का मतलब है बॉडी, यानी इंसानों के शरीर में कभी कभी एनिमल्स की भी सोल पाई जाती हैं। ऐसा पाइथागोरस का कहना था, जो मुझे अब यकीन होने लगा है तुम्हें देखकर। दाई करिश स्पिरिट गवर्न द वोल्फ हु हैंग फॉर ह्यूमन स्लॉटर। तुम्हारी जो स्पिरिट है, एक तो वो करिश है, डॉग की तरीके से, वाइल है, बहुत बेकार है, यानी तुम अंदर बुराइयों से ही भरे रखे हो, तुम्हारे अंदर इतना मैलिस भरा हुआ है एंटोनियो को लेकर। मुझे लगता है कि तुम्हारी स्पिरिट एक वोल्फ की है। अ वोल्फ इनहैबिटेड हिज ओन स्पिरिट इनटू यू। और कैसा वोल्फ जिसको फांसी दी गई थी, हु वॉज हैंग्ड फॉर ह्यूमन स्लॉटर, वो आदमियों को खाया करता था, ह्यूमन किलिंग के लिए उस वोल्फ को मारा गया था। तो वही वोल्फ की आत्मा लगता है तुम्हारे अंदर है। इवन फ्रॉम द गैलोज डिड हिज फेल सोल फ्लीट। गैलोज कहा जा रहा है वुडन फ्रेम को जहाँ पे फांसी दी जाती है एनिमल्स को या किसी और को। एंड फेल बोला जा रहा है सैवेज, वाइल्ड, बहुत ही घटिया, जंगली किस्म का। फ्लीट मतलब रन अवे, यानी जब उसको फांसी दी जा रही थी, किसको? वोल्फ को, तो वो उस गैलोज से, उसकी आत्मा वहाँ से भाग गई निकलकर उसकी बॉडी से। एंड वाइल्स दाउ लेस इन दाई अनहैलोड डैम। अनहैलोड बोला जा रहा है अपवित्र, अनहोली डैम, मदर या मदर का जो पेट है जिसमें व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट। ओके, तो जब तुम लेस मतलब लाइंग, व्हेन यू आर लाइंग इन द स्टमक ऑफ योर मदर हु वाज अनहोली, यहाँ पे वो उसके मदर को भी गाली दे रहा है एक तरीके से, अनहैलोड बोल रहा है, तब जाके वो जो सोल थी ना, किसकी? वोल्फ की, तुमसे जाके इन्फ्यूज हो गई। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ फॉर, क्योंकि दाई डिजायर्स, तुम्हारी जो डिजायर्स हैं, यहाँ पे किन डिजायर्स की वो बात कर रहा है? 1 पाउंड फ्लैश लेने की जो डिजायर है शैलॉक की,
यानी तुम्हारी जो डिज़ायर्स है ना वोल्फिश है, बिल्कुल वोल्फ के नेचर की हैं। वोल्फ कैसा होता है, ब्लडी होता है, उसको खून खराबा, यानी उसको सिर्फ मांस, उसको सिर्फ अपना खाना चाहिए होता है, एनिमल का वो शिकार करता फिरता है। स्टार्व्ड एंड रेवेनस दोनों का मतलब होता है एक्सट्रीमली हंग्री, उसकी भूखी नहीं कभी मिटती है, हमेशा वो भूखा रहता है। ठीक है, तो जिस तरीके से वोल्फ का नेचर होता है वैसे ही तुम्हारा नेचर मुझे लग रहा है, क्योंकि तुम भी 1 पाउंड फ्लैश लेना चाहते हो, तुम्हें भी सिर्फ फ्लैश चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यू आर जस्ट लाइक वोल्फ। तो ग्रेशियानो ने बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी है शैलॉक की, तब भी शैलॉक यही कह रहा है, टिल दाउ कैंस्ट रेल द सील फ्रॉम ऑफ माई बॉन्ड। तो यहाँ पर जो रेल आ रहा है इसका मतलब पटरी नहीं है, रेल का मतलब यहाँ पर एक वर्ब है। रेल का मतलब यहाँ पे टू स्कोल्ड समबडी इन अब्यूसिव लैंग्वेज, अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज करके किसी को डांटना फटकारना, जैसे कि ग्रेशियानो कर रहा है शाइलॉक को। अभी उसने ये सब बोला है, वोल्फ एंड ऑल। तो शाइलॉक जवाब ये देना चाह रहा है कि टिल, टिल का मतलब यहाँ पर है अनटिल या अनलेस, कि तुम ये सब जो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो तुम ये सब बोल सकते हो, लेकिन तभी तक जब तक इस बॉन्ड को सील ऑफ ना कर दो। यानी तुम्हारे बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बोलने से मेरा ये जो बॉन्ड है ना ये सील ऑफ नहीं हो सकता, ये लीगल बॉन्ड है। ठीक, और आगे वो कह रहा है दाउ बट टू ऑफेंस दाई लंग्स टू स्पीक सो लाउड। तो यहाँ पे बट का मतलब है ओनली, तुम केवल अपने लंग्स को सफर करवा रहे हो, यानी तुम जब बोल रहे हो इतना तेज तेज तुम्हारे ही लंग्स दुख रहे होंगे, ठीक है, इतना तेज बोलने से। You are just putting your lungs to useless labor in speaking like this। और आगे शाइलॉक ग्रेशियानो को एक कमेंट भरा हुआ एडवाइस देता है, कहते हैं रिपेयर दाई विट। रिपेयर का मतलब यहाँ पर एक कंट्रोल से या टेक केयर से, और विट का मतलब है विजडम के माहिर, यानी अपने माइंड को काबू में रखो। गुड यूथ, यूथ किसको बोल रहा है ग्रेशियानो कि गुड यूथ प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ और इट विल फॉल टू क्यूरलेस रूइन। आई स्टैंड हियर फॉर लॉ। यानी अगर तुम अपने दिमाग को काबू में नहीं रखोगे तो ये बर्बाद हो जाएगा, यानी तुम्हारी विजडम सारी चली जाएगी। इट विल फॉल टू क्यूरलेस रूइन, यानी कि ऐसे हो जाओगे तुम जिसका कुछ इलाज भी पॉसिबल नहीं होगा। तुम इतना चिल्ला रहे हो, इतना अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। बिकॉज आई स्टैंड हियर फॉर लॉ, मैं तो यहाँ जजमेंट के लिए खड़ा हूँ। आई एम हियर टू क्लेम द जजमेंट ऑफ द लॉ। तो भाई ग्रेशियानो और शाइलॉक के बीच ये जो कम्युनिकेशन चल रहा था ये उस दौरान चल रहा था जब ड्यूक लेटर पढ़ रहे थे जो नरेशन ने उनको दिया था। तो अब ड्यूक लेटर पढ़ चुके हैं, तो वो कहते हैं कि इस लेटर में जो कि मुझे बेलेरियो से मिला है, इसमें कमेंट मतलब होता है अप्रिशिएट, ठीक है, रिकमेंड। इसने रिकमेंड किया है, डॉक्टर बेलेरियो खुद तो नहीं आ पा रहे हैं, उन्होंने रिकमेंड किया है एक यंग और लर्नेड का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, और डॉक्टर कहा जा रहा है लॉयर को। हमारे कोर्ट के लिए इस केस को सॉल्व करने के लिए एक एक्सपीरियंस लॉयर को उसने भेजा है। अब वो नरेसा से पूछते हैं ड्यूक कहाँ है वो लॉयर। नरेसा जवाब देती है ही अटेंड्स हियर हार्ड बाय मीन्स क्लोज, और अटेंड का मतलब होता है इस प्रेजेंट, यानी कि वो पास में ही हैं, यानी बाहर खड़े हुए हैं और वो जानना चाहते हैं कि आप उनको अंदर आने की इजाज़त देंगे या नहीं। ड्यूक जवाब में कहते हैं कि अपने पूरे दिल से मैं उनको इजाज़त देता हूँ, 3 या 4 लोग तुम लोग में से जाओ और बहुत ही कर्टियस कंडक्ट से, यानी बहुत पोलाइटनेस के साथ उनको यहाँ लेके आओ। तो इतना ज़्यादा पोलाइटनेस क्यों दिखाने को बोल रहे हैं ड्यूक, क्योंकि भाई डॉक्टर बेलेरियो खुद एक लर्नेड डॉक्टर हैं, यानी लॉयर हैं, और उन्हें रिकमेंड किया है किसी को, तो ऑब्वियसली वो भी बहुत ही अच्छे होंगे। और ऐसा ऑर्डर देने के बाद कि उनको बाहर से अंदर लेके आओ, बाकी कोर्ट से ड्यूक कहते हैं कि इस दौरान जब वो लर्नेड डॉक्टर अंदर आ रहा है, कोर्ट इस बेलेरियो के लेटर को सुनना चाहेगा। तो जो क्लर्क है यानी जो नेरिसा है वो रीड आउट करती है उस लेटर को, तेज तेज पढ़ती है ताकि पूरे कोर्ट में जितने लोग बैठे हुए हैं वो सुन पाएं कि कौन इस केस को लड़ने के लिए आया है। तो लेटर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं ये लेटर लिखा है डॉक्टर बेलेरियो ने ड्यूक के नाम, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ योर और यू आएगा वो कौन है, वो ड्यूक होंगे, और जहाँ आई आएगा वो कौन होगा, वो डॉक्टर बेलेरियो होंगे, राइट। डॉक्टर बेलेरियो ने पोर्शिया के, डॉक्टर बाल्थाजर बन के जो पोर्शिया यहाँ आई है उसके बारे में तारीफें लिखी हैं ड्यूक को कन्विंस करने के लिए कि ड्यूक अलाउ करें पोर्शिया को ये केस लड़ने की इजाज़त दे दें। तो बहरहाल पढ़ना शुरू करती है नरेसा। क्लर्क किसको बोला जा रहा है, नरेसा को। स्टार्ट करती है पढ़ना। योर ग्रेस शैल अंडरस्टैंड। सबसे पहले डॉक्टर बेलेरियो लिख रहे हैं ड्यूक को, योर ग्रेस करके मुखातिब हो रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे कि जब मुझे आपका लेटर मिला उस वक्त मैं बहुत बीमार था, लेकिन जिस दौरान आपका मैसेंजर ये लेटर लेकर आया था, अच्छा कौन सा लेटर गया था, ड्यूक ने लेटर भेजा था ना कि तुम यहाँ पे आओ केस लड़ने के लिए, ऐसा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, उसी लेटर की तरफ इशारा कर रहा है डॉक्टर बेलेरियो। यानी कि जब आपका लेटर आया तो मैं बहुत बीमार था,
लेकिन जिस दौरान आपका मैसेंजर ये लेटर लेके आया ना, इन लविंग विजिटेशन का मतलब ऑन अ फ्रेंडली विजिट, मेरे से एक यंग डॉक्टर जो कि रोम का है वो मिलने आया था, फ्रेंडली विजिट पे आया था मेरे से मिलने के लिए। उसका नाम बाल्थाजर है। आई एक्वेंटेड हिम, एक्वेंटेड का मतलब होता है पता लगाना। मैंने उससे डिस्कस किया है जितने भी कॉज हैं, जितना भी कंट्रोवर्सी चल रही है ज्यू और एंटोनियो के बीच, यानी शाइलॉक और एंटोनियो के बीच जो भी केस है, मैंने सब उससे डिस्कस कर रखा है पहले से ही। वी टर्न्ड ओवर मैनी बुक्स टुगेदर, यहाँ मैनी बुक्स जो बोला जा रहा है बच्चा, वो बोला जा रहा है लॉ बुक्स को। ऑब्वियसली जो लॉयर्स होते हैं उनको लॉ बुक्स पढ़नी होती है, तो वो ये बोल रहा है, डॉक्टर बेलेरियो समझा रहा है ड्यूक को कि मैंने और इस लर्नेड डॉक्टर बाल्थाजर ने कई सारी लॉ बुक्स को डिस्कस किया है साथ में। एंड इज फर्निश्ड का मतलब होता है अवेयर ऑफ, फर्निश्ड विद अवेयर ऑफ, और वो मेरी ओपिनियन से, जो मेरी राय है इस केस को लेकर, वो उसको भी जानता है। विच बेटर्ड विद हिज ओन लर्निंग, बेटर्ड का मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथन से है, यानी कि जो डिस्कशन हमारे बीच हुआ है, जो ओपिनियंस है हमारी केस को, इसकी खुद की लर्निंग, यानी वो इतना अच्छा खुद है डॉक्टर बाल्थाजर कि उसकी खुद की लर्निंग से ये जो ओपिनियन है और स्ट्रेंथन हो गई है, यानी ये बहुत अच्छी राय रखता है इस केस को लेकर, ये बताना चाह रहा है डॉक्टर बेलेरियो ड्यूक को। कम्स विद हिम एट माई इम्पॉर्चुनिटी, इम्पॉर्चुनिटी कहते हैं रिक्वेस्ट को, तो कम्स बोला जा रहा है किसको, लर्निंग को, यानी जो कुछ भी उसके अंदर समझ है इस केस को लेकर, वो खुद उस समझदारी को लेकर यहाँ पे आ गया है। मैं अब ज़्यादा तारीफ तो नहीं करूँगा क्योंकि मेरे रिक्वेस्ट पर वो मेरी जगह इस केस को लड़ने आ गया है, आपकी खिदमत में हाजिर है। तो इस तरीके से डॉक्टर बेलेरियो मना रहा है, कन्विंस कर रहा है क्लर्क को अपने लेटर के जरिए। और वो आगे कह रहा है कि आई बिसीच यू, बिसीच मतलब होता है बेग, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लेट इस लैक ऑफ यूर्स कहा जा रहा है यूथफुलनेस को, कि देखने में वो छोटा लगता है, यानी यंग है वो, जवान है वो, कहीं उसका ये जो यूथफुलनेस है, बी नो इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट कहते हैं रुकावट, ऑब्स्टेकल, कहीं रुकावट ना हो जाए, यानी कहीं आप ये ना समझ लो कि ये तो बहुत छोटा है, ये क्या केस लड़ेगा, आप ऐसी फीलिंग मत लाइएगा उसके लिए। तो वह मैं यही चाहता हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ कि कहीं उसका जो यूथफुलनेस है इस केस को लड़ने के लिए रुकावट ना पैदा करे। टू लेट हिम लैक अ रेवरेंट एस्टिमेशन, रेवरेंट कहा जा रहा है रेस्पेक्टफुल, यानी कि आप उसको रेस्पेक्टफुल एस्टिमेशन दीजिएगा, उसको समझिएगा कि येस ही डिजर्व्स टू विन दिस केस और टू फाइट फॉर दिस केस, प्लीज उसको एक्सेप्ट करिएगा। और आई नेवर न्यू सो यंग अ बॉडी विथ सो ओल्ड हेड, विच इज एन ईडियम, यहाँ पे ईडियम यूज हुआ है, यंग बॉडी विद ओल्ड हेड। जब कोई यंग इंसान बहुत एक्सपीरियंस वाला होता है, इसका हेड ओल्ड है का मतलब क्या, हेड में क्या होता है, दिमाग होता है, उसका मतलब उसके पास दिमाग पुराना है, इसका मतलब वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो कहना वो यही चाह डॉक्टर बेलेरियो कि मुझे इससे ज़्यादा यंग और एक्सपीरियंस इंसान इस केस को लड़ने के लिए नहीं पता था, मैंने आपको पास बिल्कुल सही इंसान भेजा है। आई लीव हिम टू योर ग्रेशियस एक्सेप्टेंस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको ग्रेशियसली, बहुत अच्छे से उसका स्वागत करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। Whose trial shall better publish his commendation, commendation मतलब प्रेजेस, मैं इतनी तारीफ जो कर रहा हूँ लॉयर की, तो अगर आप उसको ट्रायल देंगे, उसको एक चांस देंगे, तो ये चांस खुद पब्लिश करेगा। पब्लिश का मतलब यहाँ पर है प्रूफ, शो अप, ये चांस खुद शो करेगा कि वो कितना समझदार है, ठीक है। यानी सारी जो कमेंडेशन है, सारे जो प्रेजेस हैं, वो प्रूव हो जाएंगे अगर आप उसको मौका देंगे, ट्रायल देंगे। लेटर पढ़ने के बाद ड्यूक सबसे फिर से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि आप सब ने सुना कि लर्नेड बेलेरियो ने, यानी कि एक्सपीरियंस्ड बेलेरियो ने क्या लिखा है और किसके बारे में लिखा है, और जिस डॉक्टर के बारे में लिखा देखो वो आ ही गया। यानी अब पोर्शिया की एंट्री हो रही है, डॉक्टर बाल्थाजर की एंट्री हो रही है, जो कि एक डॉक्टर ऑफ लॉस के ड्रेस में आई है अंदर। तो जैसे ही पोर्शिया एंटर होती है वैसे ही ड्यूक अपना हाथ बढ़ाते हैं, गिव मी योर हैंड, यानी शेक हैंड प्लीज करके उससे मुखातिब होते हैं, उसको वेलकम करते हैं और उससे कहते हैं कि बेलेरियो ने भेजा है आपको। तो पोर्शिया कहती है आई डिड, या मैं बेलेरियो की तरफ से ही भेजी गई हूँ, माय लॉर्ड। ड्यूक के रिस्पेक्ट के लिए पोर्शिया बोल रही है। तो ड्यूक कहते हैं यू आर वेलकम, मैं आपका वेलकम करता हूँ, प्लीज टेक योर प्लेस। क्या आपको डिफरेंस यहाँ पे बोला जा रहा है डिस्प्यूट को, एक्वेंटेड का मतलब होता है अवेयर, आप डिस्प्यूट से अवेयर तो है ना, जो इस कोर्ट में मामला चल रहा है, जो डिस्प्यूट चल रहा है प्रेजेंट टाइम में कोर्ट में, आप उससे फेमिलियर तो है ना। तो पोर्शिया कहती है आई एम इन्फॉर्म थरली मीन्स कम्प्लीटली, मैं पूरी तरीके से इस केस से फेमिलियर हूँ। और ऐसा कह के पोर्शिया कहती है कि इनमें से कौन मर्चेंट है, कौन जू, यानी एंटोनियो कौन है और शाइलॉक कौन है। तो ड्यूक ऐलान करते हैं एंटोनियो और शाइलॉक आगे आओ,
तो पोर्शिया शाइलॉक की तरफ मुखातिब होती है पहले और पूछती है, तुम्हारा नाम शाइलॉक है? शाइलॉक जवाब देता है, या मेरा नाम शाइलॉक है। तो पोर्शिया शाइलॉक से कहती है, ऑफ अ स्ट्रेंज नेचर इज द सूट यू फॉलो। यहाँ पे सूट बोला जा रहा है केस को। तुम जो केस लेके आए हो, जो केस को तुम फॉलो कर रहे हो, बड़ा अजीब है वो। येट इन सच रूल दैट द वेनेटियन लॉ कैन नॉट इम्प्यून यू एज यू डू प्रोसीड। इम्प्यून का मतलब है गो अगेंस्ट या फिर अटैक। प्रोसीड का मतलब है यहाँ पे फेलो। और वेनेटियन लॉ मतलब वेनिस का लॉ। जैसे इंडिया से इंडियन बनता है, तो वेनिस से वेनेटियन लॉ, वेनिस के लॉ की बात कर रही है पोर्शिया। तो पोर्शिया ये कहना चाह रही शाइलॉक से कि तुम्हारा जो केस है बड़ा अजीबो गरीब केस है, फिर भी इन सच रूल यानी कि इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, यानी कि वेनिस के जो लॉ है अगर उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, कैन नॉट इम्प्यून। कैन नॉट किसके लिए यूज हो रहा है? वेनेटियन लॉ, यानी कि वेनिस का जो लॉ है, इट कैन नॉट गो अगेंस्ट यू, ये तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता। यानी जो केस तुम प्रोसीड कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, इसमें तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। और ऐसा कहकर वो एंटोनियो की तरफ देख के बोलती है, यू स्टैंड विद इन हिज डेंजर, यू आर लाइबल टू हिज पेनाल्टीज। डेंजर का मतलब क्या है? यहाँ पे जो पेनाल्टी लगा रहा है शाइलॉक एंटोनियो पर, उसको बोल रही है कि तुम जिम्मेदार हो, पेनाल्टी जो तुमने लगवाई है अपने ऊपर, तुम्हें वो तो देना ही पड़ेगा। डू यू नॉट? क्या ऐसा नहीं है? एंटोनियो कहता है, या ऐसे ही है। इसके बाद पोर्शिया कहती है, डू यू कन्फेस द बॉन्ड? क्या तुम ये एक्सेप्ट करते हो कि तुम्ही ने ये एग्रीमेंट साइन किया था कि या तुम 1 पाउंड फ्लैश दोगे अगर 3000 डकेट्स नहीं दे पाए? एंटोनियो कहता है, हाँ मैंने साइन किया था। फिर पोर्शिया कहती है, फिर तो यहूदी को दया दिखानी चाहिए। शाइलॉक जवाब देता है, ऑन व्हाट कंपल्शन मस्ट आई टेल मी दैट। कंपल्शन किसको बोला जा रहा है? प्रेशर। यानी किस बात का मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है कि मैं मर्सी दिखाऊं? क्यों मैं मर्सी दिखाऊं? क्या ज़बरदस्ती है, क्या जोर ज़बरदस्ती है कि मैं मर्सी शो करूं इसके ऊपर? तो शाइलॉक इस स्टेटमेंट पर कि व्हाट इज देयर टू कंपेल मी टू शो मर्सी, मैं क्यों मर्सी शो करूं, क्यों मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा है, तो पोर्शिया इसके रिस्पॉन्ड में एक बहुत बड़ी सी एक स्पीच देती है। पोम कह सकते हैं आप इसको अलग से भी कई बुक्स में एज अ पोम रखा गया है मर्सी के नाम से, राइट। तो जैसा कि शाइलॉक ने कहा है कि भाई क्या कोई ज़बरदस्ती है कि मैं मर्सी शो करूं, तो पोर्शिया जवाब दे रही है कि जो मर्सी की जो क्वालिटी होती है, जो ब्लेसिंग होती है, इट इज़ नॉट स्ट्रेन्ड। स्ट्रेन्ड कहते हैं कॉम्पेल्ड, जोर ज़बरदस्ती करके मर्सी नहीं दिखाई जा सकती है। इट ड्रॉप इन एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ये जो मर्सी होती है वो बिल्कुल बारिश की तरीके से होती है। जिस तरीके से बारिश हेवन से ज़मीन पर आती है, अपॉन द प्लेस बीनीथ, यानी अर्थ के नीचे तक जो बारिश मिल जाती है, उसी के तरीके से मर्सी होती है। यानी हमारा बारिश पे कोई जोर नहीं होता, राइट। हम चाहें कि बारिश हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, वो अपने आप से होती हैं। इसी तरीके से मर्सी की क्वालिटी भी जोर जबरदस्ती करके नहीं दिखाई जा सकती। तो पोर्शिया समझाना ये चाह रही कि मर्सी मस्ट कम एज फ्रीली एज द जेंटल रेन। जिस तरीके से जेंटल रेन बिना किसी कंपल्शन के आती है हेवन से अर्थ में, उसी तरीके से मर्सी को भी होना चाहिए, फ्रीली आपके अंदर से मर्सी निकलनी चाहिए, राइट। और वो आगे कहती है, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। और मर्सी, इट किसको बोला जा रहा है? मर्सी को। मर्सी इज डबली ब्लेस्ड। दो तरीके से ब्लेसिंग देती है मर्सी। एक उसको जो उसको देता है, यानी हु शोज मर्सी, इट ब्लेसेस द पर्सन हु शोज मर्सी एंड इट रिसीव्स इट। और जिसको मर्सी मिलती है उसको भी फायदा होता है, उसको भी ब्लेसिंग मिलती है। तो दो तरीके से ये ब्लेस करती है। टिस माइटियस इन द माइटिएस्ट, बहुत फेमस लाइन है। किसको बोला जा रहा है? मर्सी को बोला जा रहा है कि टिस मीन्स होता है इट इज, यानी कि मर्सी इज माइटियस, मर्सी इज द मोस्ट पावरफुल। माइट कहते हैं बेटा पावर को, राइट। मर्सी इज द मोस्ट पावरफुल। किनके बीच? इन द मोस्ट पावरफुल मैन। जितने भी पावरफुल मैन हैं उनमें भी सबसे जो ग्रेटेस्ट पावर है या क्वालिटी है वो मर्सी है। सो मर्सी इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी इवन इन द मोस्ट पावरफुल मैन। इट बिकम्स का मतलब यहाँ पर है अडॉन्स या सूट्स, यानी किसी थ्रोन्ड मोनार्क को, मोनार्क बोला जा रहा है किंग को, किसी गद्दी पे बैठे हुए, थ्रोन मतलब जो सिंहासन पे बैठे हुए जो मोनार्क होते हैं, जो किंग होते हैं, तो एक सिंहासन पे बैठे हुए किंग को ये जो मर्सी है वो ज़्यादा सूट करती है, बेटर दैन हिज क्राउन। उसके जो मुकुट लगा होता है उससे बेहतर अगर उसके अंदर मर्सी है
वो ज़्यादा अडोनेबल होती है, वो ज़्यादा सूट करती है एक किंग को. सो मर्सी इज द नोबलर क्वालिटी इन अ रॉयल किंग than the crown which he wears. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty. Scepter कहा जाता है decorated rod of royal king. किंग्स के हाथ में एक रॉड, एक छड़ी सी होती है लंबी सी, जो बहुत सजी हुई होती है, जिससे उनकी शान शौकत दिखती है. ठीक है, तो यहाँ पे scepter वर्ड यूज़ किया गया है टू हाईलाइट द क्वालिटी एंड द रॉयल्टी ऑफ किंग, कि उसकी जो सेप्टर होती है, किंग की जो सेप्टर होती है, वो केवल टेम्पोरल कहा जा रहा है अर्थली, यानी केवल अर्थली पावर को ही शो करती है. उसके पास वो रॉड है, वो रॉड फोर्स शो करती है, पावर शो करती है अर्थली. ठीक, द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मेजेस्टी. और इस रॉड की वजह से, जो कि उसके हाथ में है और जो ओहदा उसके पास है कि वो किंग है, बस इसको देखकर ही लोग क्या करते हैं, ऑ का मतलब यहाँ पर है फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, उसको रिस्पेक्ट शो करते हैं. मेजेस्टी, उसकी तरफ झुकते हैं, उसको रॉयल समझते हैं, उसको बड़ा समझते हैं, जस्ट बिकॉज ही हैज सेप्टर, राइट, ही हैज अ डेकोरेटेड रॉड, ही हैज अ डेजिग्नेशन दैट ही इज अ किंग. Wherein doth sit the dread and fear of kings. यानी इस रॉड में ही वो ड्रेड, वो डर, और जो राजाओं का जो डर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस रॉड की वजह से, उनके इस ओहदे की वजह से लोग उनको रिस्पेक्ट शो करते हैं, उनको मेजेस्टिक मानते हैं. बट मर्सी क्या है, इज अबव दिस सेप्टर्ड स्वे. तो यहाँ सेप्टर्ड स्वे को बोला जा रहा है वर्ल्डली रूल, यानी जो वर्ल्डली रूल वो शो कर रहे हैं बैठकर कि लोग उनसे डर रहे हैं, लोगों के दिल में जो वो डर बैठा हुआ है उनकी उस रॉयल्टी को लेकर, मर्सी से काफ़ी ऊपर है. ठीक है, इट इज़ एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स. मर्सी को कोई भी शो नहीं कर सकता किंग अपने माथे पे लगाकर या रॉड के जरिए. नो, रॉड एंड क्राउन ये सब अर्थली पावर को शो करते हैं, लेकिन जो मर्सी होती है ना, वो कहाँ होती है, राजाओं के दिलों में ना, एनथ्रोन करती है, शासन करती है. एंड इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ. और ये छोटी मोटी क्वालिटी नहीं है मर्सी, ये मर्सी खुद एक एट्रीब्यूट, खुद एक फीचर, खुद एक क्वालिटी है भगवान की, गॉड की, यानी गॉड खुद मर्सीफुल है, राइट. तो दिस quality is an attribute of God only. And earthly power doth then show like kissed gods when mercy seasons justice. earthly power उन्हीं सब चीज़ों को बोला जा रहा है, जो राजाओं के हाथ में रॉड है, क्राउन जो है, जिसकी वजह से लोग उनसे डर रहे हैं. तो ये जो उनका अर्थली पावर है, वो केवल अर्थली नहीं रह जाएगा, बिल्कुल गॉडली हो जाएगा, डिवाइन बन जाएगा, भगवान जैसा उनका पावर हो जाएगा. कब, जब उनके जस्टिस में, किनके जस्टिस में, किंग्स के जस्टिस में सीजन्स मतलब मिक्स हो जाए. क्या, मर्सी. यानी अगर कोई किंग मर्सीफुल जस्टिस कर रहा है, विद मर्सी जस्टिस कर रहा है, तो उसके पास जितना भी पावर है वो केवल दुनिया तक नहीं सीमित रहेगा, वो अर्थली पावर नहीं कहलाएगा, वो डिवाइन पावर हो जाएगा, गॉडली पावर हो जाएगा. कब, जब उसके जस्टिस में मर्सी मिंगल हो जाएगी, यानी जब वो मर्सीफुल जस्टिस करेगा. Therefore Jew, though justice be thy play. इसलिए यहूदी शैलॉक, मैं तुमसे यही समझाना चाह रहा हूँ कि हालांकि तुम भी यहाँ खड़े हो, जस्टिस की तो डिमांड कर रहे हो, मुझसे क्या मांग रहे हो, इस कोर्ट से क्या मांग रहे हो, प्ली मतलब क्लेम, जो तुमने क्लेम लगाया है, तो तुम भी तो न्याय मांग रहे हो. कंसीडर दिस. लेकिन ये बात ध्यान रखो शैलॉक, दैट इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, अगर वाकई हम न्याय की बात करते हैं और गॉड ने हमारे साथ न्याय कर दिया, और न्याय कैसा किया, बिना मर्सी से, यानी अगर गॉड ने हमको बिना मर्सी के ही जस्टिस दे दिया, नन ऑफ अस शुड सी सल्वेशन, हम में से कोई छोड़ा नहीं जाएगा, सब नर्क जाएंगे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, इन द कोर्स ऑफ जस्टिस इट इज रिलेटेड टू गॉड. पोर्शा ये समझाना चाह रही है यहाँ पे कि भाई गॉड ने अगर हमारे साथ जस्टिस नहीं किया मर्सी के साथ, तो वी ऑल विल गो टू द हेल. ओके, सो वी डू प्रे फॉर मर्सी. हम इंसान भी गॉड से मर्सी की ही उम्मीद रखते हैं. तो जो सेम प्रेयर हम कर रहे हैं, हम जो दुआ मांग रहे हैं खुदा से, तो वो हमें भी तो दूसरों को शो करना चाहिए. इफ़ वी वांट मर्सी फ्रॉम गॉड, सो वी ऑल शुड शो अदर्स. रेंडर मतलब क्या होता है, शो करना. किसको शो करना, द डीड्स ऑफ मर्सी. मर्सी जैसे काम हमको भी तो करना चाहिए दूसरों के साथ, इस वजह से गॉड खुदा हमको मर्सी देगा, राइट. और आगे कहती है, आई हैव स्पोक दिस मच, मैंने ये सब जो बोला है, इतना कुछ, टू मिटिगेट द जस्टिस ऑफ दाई प्ली,
ताकि तुम्हारा क्लेम जो कि इस एंटोनियो पर 1 पाउंड फ्लैश है उसको मैं कम कर सकूं, तुम कुछ और ले दे के मामला ख़त्म कर दो, उसकी सज़ा कम कर पाऊँ मैं, इसलिए मैंने ये लंबी चौड़ी स्पीच दी है। विच इफ़ यू फॉलो, और इसका मतलब है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, मर्सी नहीं दिखाते हो, इफ़ यू कंटिन्यू टू फॉलो इट, अगर तुम अपनी जिद पे अड़े रहते हो, तो दिस कोर्ट ऑफ वेनिस मस्ट नीड्स गिव सेंटेंस अगेंस्ट द मर्चेंट देयर। तो अगर जिद पे अड़े रहोगे तो इस कोर्ट ऑफ वेनिस को इस इंसान के खिलाफ यानी एंटोनियो के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, सेंटेंस सुनानी पड़ेगी, यानी इसकी जान जा सकती है इस वेनिस कोर्ट की तरफ से जो कि जस्टिस के अगेंस्ट है। तो ये सुन के शार्लॉक कहता है कि माई डीड्स अपॉन माई हेड, मैं अपने सारे काम की जिम्मेदारी खुद अपने सर लेता हूँ। आई क्रेव द लॉ, क्रेव मीन्स आस्क फॉर, मुझे केवल लॉ के हिसाब से चलना है और मुझे पेनाल्टी चाहिए, अपना फॉरफीट चाहिए बॉन्ड का, यानी 1 पाउंड फ्लैश मुझको चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप देख सकते हो कि क्या असर हुआ है पोर्शिया की स्पीच का शार्लॉक पर। तो ऐसा आपको लग रहा होगा कि नहीं कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक आप ऑब्जर्व करो, डेप्थ में जाके देखोगे तो थोड़ा बहुत उसको समझ में तो ये आया है कि हाँ वाकई गॉड का निज़ाम ऐसा है कि भाई अगर गॉड मर्सी नहीं दिखाएगा तो हम भी हेल जाएंगे, राइट, क्योंकि सबसे गुनाह होते हैं। लेकिन शार्लॉक क्या कह रहा है सारी बात को ख़त्म करने के लिए, माई डीड्स अपॉन माई हेड, कि अगर ऐसा है कि मैं नर्क में जाऊँगा या मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर तो होगी, तो मैं सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ, बस मुझे न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, यानी मैं 1 पाउंड फ्लैश चाहता हूँ इसकी बॉडी से। अब पोर्शिया पूछ रही है कि इज ही नॉट एबल टू डिस्चार्ज द मनी, ही रेफर्स टू एंटोनियो एंड डिस्चार्ज का मतलब है पे। पूछ रही है क्या एंटोनियो तुम्हारा पैसा नहीं दे पा रहा है। तो इस पर बसेनियो बोल पड़ता है कि येस हियर आई टेंडर इट फॉर हिम इन द कोर्ट। टेंडर का मतलब है ऑफर, मैं उसके बिहाफ पे यानी कि एंटोनियो के बिहाफ पे पैसा दे रहा हूँ, उसको ऑफर कर रहा हूँ, या ट्वाइस द सम, और मैं केवल उतना ही पैसा नहीं इसका दुगना देना चाहता हूँ। अगर इसको वो सफिशिएंट ना लगे आई विल बी बाउंड टू पे 10 टाइम्स ओवर, मैं इसको 10 गुना दे सकता हूँ। और ये कहते कहते बसेनियो बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि अगर इसको ये भी नहीं चाहिए 10 गुना पैसा भी नहीं चाहिए, ऑन फॉरफीट ऑफ माई हैंड्स, मैं अपने हैंड्स दे देता हूँ एज अ फाइन, अपना हेड हाजिर कर देता हूँ, अपना दिल दे सकता हूँ। अगर इसको ये भी सफिशिएंट नहीं हो रहा है, इट मस्ट अपीयर दैट मैलिस बियर्स डाउन ट्रुथ। तो इमोशनल होते होते बसेनियो ये कह रहा है कि अगर इसको ना मेरा हेड ना मेरा हार्ट कुछ भी नहीं चाहिए, 10 गुना पैसा भी नहीं चाहिए, तो ये साफ जाहिर हो जाता है कोर्ट में कि मैलिस इज वर्किंग अगेंस्ट द ट्रुथ, यानी इसके दिल में केवल और केवल मैलिस भरा पड़ा है एंटोनियो के लिए। And I beseech you, rest once the law to your authority to do a great right, do a little wrong, and curb this cruel devil of his will. रेस्ट का मतलब है डाइवर्ट और चेंज, राइट, और टू योर अथॉरिटी मीन्स बाय यूजिंग, और कर्ब का मतलब है डिप्राइव। तो इमोशनल होते होते बसेनियो ऑफ पोर्शिया यानी डॉक्टर बाल्थाज़र से ये कह रहा है कि एंड बाय बिसीच यू, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रेस्ट वंस द लॉ, एक बार इस लॉ को, किस लॉ को, कि आप जो इसको अलाउ कर रहे हैं 1 पाउंड फ्लैश लेने को, क्योंकि ये बॉन्ड साइन हो चुका था, इस पर्टिकुलर लॉ को क्यों ना डाइवर्ट कर देते, रेस्ट मीन्स डाइवर्ट कर दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए ना। तो योर अथॉरिटी, आपके पास तो अथॉरिटी है, पावर है, तो अपने पावर का यूज करके टू डू अ ग्रेट राइट, एक राइट चीज करने के लिए, एक ग्रेट राइट चीज करने के लिए, यानी जान बचाने के लिए आप एक लॉ को चेंज कर सकते हैं। डू अ लिटिल रॉन्ग, थोड़ा सा गलत करके, यानी थोड़ा सा चेंज करके लॉस में, इस क्रूअल डेविल, इस शार्लॉक की जो विल है, जो इच्छा है कि ये 1 पाउंड फ्लैश ही लेना चाह रहा है, तो इसको 1 पाउंड फ्लैश लेने मत दीजिए, डिप्राइव कर दीजिए इसको कि लेने ना पाए। पोर्शिया कहती है इट मस्ट नॉट बी, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है। वेनिस में कोई भी पावर, कोई भी लॉ, कोई भी पावर ऐसी नहीं है कि भाई कैन ऑल्टर, ऑल्टर मीन्स क्या होता है चेंज, कि जो चेंज कर पाए, डिक्री, डिक्री बोला जा रहा है फिक्स्ड लॉ को, जो पहले से बने बनाए लॉज हैं जो स्टैब्लिश हो चुके हैं, इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई भी पावर नहीं बदल सकती। इट विल बी रिकॉर्डेड फॉर अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो एग्जाम्पल को, यानी अगर मैंने ऐसा कर दिया कि चेंज कर दिया, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, और फ्यूचर में ऐसे कई सारी एरर्स आएंगी जिससे स्टेट को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी हर कोई अपने अपने बॉन्ड्स को लेके आने लगेगा, फिर लॉ और रूल क्या रह जाएगा, ठीक है। तो कोई लॉ, कानून, जस्टिस कुछ रह ही नहीं जाएगा अगर मैं चेंज ऐसी करने लगी
वेनिस के लॉ को। तो वेनिस के लॉ को तो कोई चेंज नहीं कर सकता, बॉन्ड अगर है साइन तो फिर मानना तो पड़ेगा। ये सुनकर शैलॉक बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि एक डैनियल आ गया है जजमेंट करने। डैनियल इन यहूदियों का एक नोबल किंग रहा है जो बहुत अच्छा न्याय करता था। तो ये बोल रहा है कि एक डैनियल आ गया है, ओ वाइज यंग जज, मैं आपको कैसे रेस्पेक्ट दिखाऊं, आप कितना अच्छा जजमेंट दिखा रहे हैं। तो पोर्शिया एक बार कहती है, आई प्रे यू लेट मी सी द अग्रीमेंट, लेट मी लुक अपॉन द बॉन्ड, दैट मीन्स लेट मी सी द अग्रीमेंट। शैलॉक कहता है हियर टिस मीन्स इट इज, ये रहा मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर, रेवरेंड कहा जाए रिस्पेक्टफुल को, तो मोस्ट रिस्पेक्टफुल डॉक्टर, ये रहा वो बॉन्ड, ये रहा वो अग्रीमेंट, प्लीज टेक इट। पोर्शिया कहती है कि ये लोग तुम्हें 3 गुना ऑफर कर रहे हैं मनी जो तुमने इनको दिया था। शैलॉक कहता है कि आई हैव एन ओथ इन हेवन मतलब बिफोर गॉड, मैंने भगवान के सामने एक कसम खाई है, गॉड के सामने कसम खाई है। तो शैल आई ले पर्जरी कहा जाता है ब्रेकिंग एन ओथ, कसम को तोड़ना। तो यहूदियों में कसम का तोड़ा जाना एक गुनाह समझा जाता था। तो यही शैलॉक कह रहा है कि क्या जो कसम मैंने गॉड के सामने खाई है उसको तोड़कर मैं अपनी सोल पर एक गुनाह लाद लूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वेनिस के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ये क्यों कह रहा है नो नॉट फॉर वेनिस, क्योंकि वेनिस क्रिश्चियंस का सिटी है और ये खुद यहूदी है। तो ये कह रहा है कि मैं यहूदी होकर क्रिश्चियंस के लिए अपनी कसम तो नहीं तोड़ सकता। तो भाई पोर्शिया अब कहती है वाई दिस बॉन्ड इज फॉरफीट, वाई का मतलब यहाँ पे क्यों नहीं है, वाई का मतलब वेल है, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कई बार वाई आया है। तो मुझे कह रही वेल, अब जो फॉरफीट इसमें है, जो मेंशन है पेनाल्टी के तौर पर, लॉफुली ये यहूदी क्लेम करता है 1 पाउंड फ्लैश जो कि मर्चेंट के हार्ट से काटा जाना है। फिर वो शाइलॉक से कहती है बी मर्सीफुल, प्लीज़ मर्सी दिखाओ, 3 गुना पैसा ले लो और मुझे ये एग्रीमेंट फाड़ देने दो। अब शाइलॉक पोर्शिया की बात को रिपीट करते हुए फिर से वही बात बोलता है कि व्हेन इट इज पेड अकॉर्डिंग टू द टेनर, टेनर कह रहे हैं टर्म्स ऑफ बॉन्ड, जब आप खुद ही बोल रहे हो कि बॉन्ड के टर्म्स के हिसाब से ही पे किया जाना चाहिए, यानी 1 पाउंड फ्लैश मिलना चाहिए, इट डथ अपीयर यू आर अ वर्दी जज, इससे वाकई मालूम पड़ता है कि आप एक लर्नेड जज हो, यू नो द लॉ, आपको कानून वगैरह की जानकारी है। योर एक्सपोजिशन मतलब एक्सप्लेनेशन या एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जिस तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो, लॉ को पढ़ रहे हो, समझा रहे हो, हैड बीन मोस्ट साउंड, बहुत साउंडली महसूस होता है। साउंडली का मतलब है नॉलेजेबल, फुल ऑफ नॉलेज, यानी आपका एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था, लग रहा था कि आप रूल्स वगैरह को जानते हो। आई चार्ज यू बाय द लॉ वेयर ऑफ यू आर अ वेल डिजर्विंग पिलर। चार्ज का मतलब यहाँ पर है डायरेक्ट या फिर एड्रेस, और बाय द लॉ का मतलब है इन द नेम ऑफ द लॉ। मैं लॉ के नाम पर ही आपसे मुखातिब होता हूँ उस वक्त। वेयर ऑफ वो कानून जिसका, वेयर ऑफ मीन्स ऑफ विच, जिसके आप वेल डिजर्विंग पिलर हो। वेल डिजर्विंग पिलर का यहाँ पे क्या मतलब है कि आप इस कानून के अच्छे खासे लॉयर हैं। प्रोसीड टू द जजमेंट, क्यों नहीं अपना जजमेंट सुना देते। बाय माई सोल आई स्वेयर, मैं कसम खा के कहता हूँ कि किसी भी इंसान के ज़बान में वो ताकत नहीं है जो मुझे चेंज कर पाए, यानी मैं अपना फैसला बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा। आई स्टे हियर ऑन माई बॉन्ड, स्टे मतलब यहाँ पर है इंसिस्ट, मैं अपने बॉन्ड पर ही अड़ा रहूंगा, मुझे 1 पाउंड फ्लैश ही चाहिए। अब ये सब सुन के एंटोनियो कहता है कि मोस्ट हार्टिली, यानी मैं अपने पूरे दिल से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बेसीच मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोर्ट अपना जजमेंट सुना दे। तो पोर्शिया कहती है वाई देन, वेल, वाई मीन्स अगेन वेल, वेल ठीक है, अच्छा, यू मस्ट प्रिपेयर योर बॉसम फॉर हिज नाइफ, तुम खुद को तैयार रखो, वो नाइफ को लेकर रेडी है तुम्हारे हार्ट से फ्लैश निकालने को। ये सुनकर शार्लॉक बहुत खुश हो जाता है, तारीफ करने लगता है पोर्शिया की, कहता है कि आप बहुत ही नोबल जज हैं, एक्सेलेंट यंग मैन हैं। पोर्शिया कहती है फॉर द इंटेंट एंड पर्पस ऑफ द लॉ, इंटेंट एंड पर्पस का मतलब है मीनिंग एंड स्कोप, लॉ के मुताबिक लॉ का जो भी मीनिंग निकल रहा है, जो स्कोप है, जो कि इस बॉन्ड में लिखा गया है, हैड फुल रिलेशन टू द पेनाल्टी, फुल्ली अप्लाइज टू, यानी पोर्शिया समझा ये रही है कि लॉ के मुताबिक, लॉ के मीनिंग और स्कोप के मुताबिक ये बात बिल्कुल सही है कि पेनाल्टी तो एंटोनियो को देना पड़ेगी, यानी बॉन्ड पे जो कुछ भी लिखा है उसे पूरा किया जाना चाहिए। तो शार्लॉक कहता है इट इज वेरी ट्रू, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं आप। वाइज एंड अपराइट जज, अपराइट मीन्स ऑनेस्ट, आप बहुत ही वाइज और ऑनेस्ट हैं। और इसके बाद वो पोर्शिया की तारीफ करता है, कहता है हाउ मच मोर एल्डर आर्ट दाउ देन दाई लुक्स। आर्ट का मतलब यहाँ पर विजडम से है और लुक्स का मतलब अपीयरेंस, यूथ से,
यानी आप जैसा दिख रहे हैं उससे ज़्यादा विजडम आपकी है। यानी देखने में तो आप बड़ा यंग लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जो विजडम है इट्स ग्रेटर दैन हाउ यू लुक। इसके बाद पोर्शिया कहती है देयरफॉर ले बेयर योर बॉसम, यानी एंटोनियो अनकवर योर बॉसम, यानी जस्ट बी रेडी फॉर गिविंग द फ्लैश। ये सुनकर शैलॉक कहता है या हिज ब्रेस्ट, हाँ ब्रेस्ट ही से तो मुझे लेना है इसका 1 पाउंड फ्लैश। बॉन्ड में यही लिखा है ना, क्या ऐसा नहीं लिखा है नोबल जज, नियर इज हिज हार्ट, कि उसके हार्ट के पास से ही मुझे लेना है, यही एग्जैक्ट वर्ड्स उस बॉन्ड में है। तो पोर्शिया जवाब देती है इट इज सो, हाँ ऐसा ही लिखा है। आर देयर बैलेंस, बैलेंस कहा जा रहा है वेइंग मशीन, तराजू को। तुम फ्लैश मेज़ा करने के लिए तराजू तो लाए हो ना साथ में, क्योंकि 1 पाउंड फ्लैश चाहिए तुम्हें। शैलॉक कहता है आई हैव देम रेडी, हाँ मेरे पास ये रहे। अपना क्लोक खोलता है, उसमें से तराजू बाहर निकालता है। पोर्शिया पूछती है क्या अपने साथ सर्जन लाए हो? ऑन योर चार्ज मतलब एट योर एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस पर। क्या डॉक्टर को साथ में लेके आए हो ताकि इसके घाव ना निकले, कहीं ये मर ना जाए? खून इसका जब बहेगा, जब तुम उसके 1 पाउंड फ्लैश हार्ट से निकालोगे तो ऑब्वियसली इसका खून बहेगा, तो क्या डॉक्टर वगैरह को साथ में लाए हो? अब शैलॉक कहता है इज इट सो नॉमिनेटेड इन द बॉन्ड? तो शैलॉक चौंक कर पूछता है पोर्शिया से क्या ये लिखा हुआ है क्या बॉन्ड में, नॉमिनेटेड मीन्स लेट डाउन, क्या ये ऐसा भी लिखा हुआ है कि मुझे सर्जन लाना चाहिए था? तो पोर्शिया कहती है लिखा तो नहीं हुआ है, लेकिन इसका क्या, तुम थोड़ी सी अगर चैरिटी दिखा दो, काइंडनेस दिखा दो और सर्जन ले आओ ताकि इसकी ब्लीडिंग बंद हो जाए। शैलॉक फिर कहता है आई कैन नॉट फाइंड इट, यानी आई रिफ्यूज इट, आई कैन नॉट फाइंड सच कंडीशन इन माई एग्रीमेंट। ये सब बॉन्ड में नहीं लिखा है कि मैं सर्जन लेके आऊँगा, मैं इस बात से इनकार करता हूँ। आई विल नॉट अरेंज सम सर्जन हियर। पोर्शिया एंटोनियो की तरफ मुखातिब होकर कहती है क्या तुम्हें कुछ कहना है मरने से पहले? एंटोनियो कहता है बट लिटिल, बहुत थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई एम आर्म्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड। आर्म्ड मीन्स आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ विद स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मैंने स्पिरिचुअली खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है और मैं तैयार हूँ जान देने के लिए। गिव मी योर हैंड बसेनियो फे यू वेल, मैं तुमसे हाथ लाना चाहूँगा लास्ट टाइम और बाय बोलना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा ग्रीव नॉट दैट आई एम फॉलन टू दिस फॉर यू, मत सोचना और ये सोच के दुखी मत होना। ग्रीव मतलब होता है बी सैड, ग्रीव नॉट डोंट बी सैड, ये सोचकर कि मैं इस परेशानी में जो गिरा हूँ, जो मुझे ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है वो तुम्हारी वजह से है, ये बिल्कुल भी मत सोचना। फॉर हियरिन, हियरिन मीन्स इन दिस इंस्टेंस, यानी जो सिचुएशन मेरे साथ है मुझे यही लगता है कि जो फॉर्च्यून है, जो किस्मत है मेरे साथ बहुत काइंड है। फॉर्च्यून शोज हर सेल्फ मोर काइंड, ये अपना जो फेस दिखा रही है फॉर्च्यून मेरे से बहुत काइंड है दैन इज हर कस्टम, यानी आमतौर पे जो दूसरे आदमियों के साथ वो रहती है, कौन, फॉर्च्यून, यहाँ पे फीमेल जेंडर यूज़ किया जा रहा है फॉर्च्यून के लिए। ये फॉर्च्यून दूसरे आदमियों के साथ जिस तरीके से रहती है, रूड रहती है, क्रूअल रहती है, मेरे साथ वो मोर काइंड है। क्यों? इट इज़ स्टिल हर यूज टू लेट द रिचड मैन आउटलिव हिज वेल्थ। यूज का मतलब यहाँ पर एक कस्टम से, यानी फॉर्च्यून का अपना एक कस्टम होता है, उसका ये नेचर होता है फॉर्च्यून का कि वो ऐसे इंसान को जिसके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि एंटोनियो के सारे जहाज डूब चुके हैं तो वो अपने को कंपेयर कर रहा है उन इंसानों से जिसके पास पैसा नहीं होता, तो वो कह रहा है कि फॉर्च्यून ऐसे इंसानों को जिसके पास पैसा खत्म हो जाता है रेचड, अभागा बना के छोड़ देती है। टू व्यू विद होलो आई एंड रिंकल ब्राउ एंड एज ऑफ पॉवर्टी, यानी फॉर्च्यून दूसरे लोगों के साथ तो यही करती है कि जब उनके पास पैसा खत्म हो जाता है तो जिंदगी तब भी उनको जीना पड़ती है, और वो कैसे ज़िंदगी जीते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से, अपने हॉलो, यानी गरीबी के कारण उनके जो आंखों के नीचे गड्ढे हो जाते हैं, उनकी आइज़ हॉलो हो जाती है, फेस पे झुरझुरियाँ आ जाती हैं, राइट। सो रिंकल फेस और हॉलो आइज़ के ज़रिए वो पॉवर्टी स्ट्रिकन कंडीशंस को मीट करते हैं अपने लाइफ में, गरीबी देखते हैं, दुख देखते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा कोई केस नहीं है, क्योंकि मैं मर जाऊँगा तो मैं कहाँ से ये सब चीज़ें देखूँगा। फ्रॉम विच लिंगरिंग पेनेंस, लिंगरिंग का मतलब होता है प्रोलॉन्ग्ड, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली, और पेनेंस का मतलब है सफरिंग, कष्ट। ऑफ सच मिजरी डथ शी कट मी ऑफ, शी अगेन फॉर्च्यून को बोला जा रहा है कि इस लंबे समय तक जो ये सफरिंग मिलती रहती है गरीबी की वजह से, इस मिजरी में मुझे मेरे फॉर्च्यून ने इससे अलग कर दिया, यानी मैं मर जाऊंगा तो अब मैं कैसे उस लाइफ को जीऊंगा जैसे बाकी लोग जीते हैं, मर मर के, तिल तिल मर के। मैं एक बार में मर जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, यानी फॉर्च्यून मेरे साथ बहुत अच्छा कर रही है, शी इज़ काइंड टू मी। और फिर वो कहता है कि कमेंड मी
टू योर ऑनरेबल वाइफ, यानी कन्वे माई रिस्पेक्ट्स टू योर ऑनरेबल वाइफ। अपने वाइफ को मेरा रिस्पेक्ट देना और उसको बताना कि एंटोनियो की कैसे डेथ हुई। प्रोसेस मतलब मैनर, किस तरीके से एंटोनियो की डेथ हुई, तुम उसको सब कुछ बताना। और अपनी वाइफ को ये भी बताना कि हाउ ग्रेटली आई लव्ड यू, मैं तुमसे कितना प्यार करता था, और मेरे बारे में अच्छा ही बताना आफ्टर आई एम गॉन, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ। एंड वेन द टेल इज टोल्ड, और तुम जब सारी बात उसको बता लेना मेरे बारे में, तो उसको जज बनाना, यानी उससे पूछना कि बसेनियो का फ्रेंड कैसा था, बसेनियो का जो फ्रेंड एंटोनियो था वो एक ट्रूली लविंग फ्रेंड था या नहीं था। और इसके बाद फिर वो बसेनियो से कहता है रिपेंट, बट मीन्स ओनली, यानी केवल इस बात का रिपेंट करना। रिपेंट मतलब होता है टू शो रिग्रेट, पछतावा दिखाना। पछतावा केवल तुम इस बात का दिखाना दैट यू शैल लूज योर फ्रेंड, कि तुम अपना एक फ्रेंड खो दोगे। ओके, यानी अपने को बोल रहा है, योर फ्रेंड किसको बोला जा रहा है, एंटोनियो अपने को बोल रहा है कि तुम एक फ्रेंड को खो दोगे। एंड ही रिपेंट्स नॉट दैट ही पेज योर डेट, यहाँ पे ही किसको बोल रहा है, वो फिर अपने को बोल रहा है, योर फ्रेंड से कनेक्ट कर रहा है कि तुम अपने फ्रेंड को खो दोगे, और वो फ्रेंड यानी कि मैं बिल्कुल भी इस बात का पछतावा नहीं कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हारा जो डेट है वो चुकाना पड़ रहा है, यानी मैं जो अपनी जान गंवा रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो ऐसा मत सोचना, केवल ये सोचना कि तुम्हारा फ्रेंड खो जाएगा, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, दुनिया से चला जाएगा, और उस फ्रेंड को बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि वो अपनी जान देकर तुम्हारा कर्जा पूरा कर रहा है। फॉर इफ द ज्यू डू कट बट डीप एनफ आई पे इट इंस्टेंटली विद ऑल माई हार्ट, क्योंकि ये जो ज्यू अगर डीप कट भी लगाएगा मेरे हार्ट से 1 पाउंड फ्लैश लेने के लिए, इट विल बी क्वाइट ट्रू टू से कि मैंने पूरे दिल से, आई हैव पेड द डेट, मैंने तुम्हारा जो कर्जा उतारा है वो पूरे दिल से उतारा है, यानी ये मेरा पूरा दिल, ये बहुत अंदर तक कट लगाएगा, ये मेरा पूरा दिल लेना चाहेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने पूरे दिल से तुम्हारा जो उधार है वो दे दिया। तो यहाँ पे एंटोनियो कमेंट मार रहा है शार्लॉक को, और विलियम शेक्सपियर ने भी कंपैरिजन किया है कि कहाँ एक तरफ तो एक इंसान अपने फ्रेंड के लिए अपना दिल तक देने को तैयार बैठा हुआ है, और कहाँ एक इंसान दूसरे इंसान का दिल लेने पर तैयार बैठा हुआ है, राइट। बसेनियो एंटोनियो से कहता है कि एंटोनियो, आई एम मैरिड टू अ वाइफ, जिसको मैं अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मुझे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारी है। लेकिन एंटोनियो, मैं तुम्हारे लिए यही कहना चाहता हूँ कि ये जो ज़िंदगी है मेरी जो वाइफ है, ये सारा जो वर्ल्ड है, आर नॉट विद मी एस्टीम्ड। एस्टीम्ड मीन्स यहाँ पे है ग्रेटर और वैल्यूड। मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते तुम्हारी ज़िंदगी से ऊपर, मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र तुम्हारी ज़िंदगी की है। आई वुड लूज ऑल, मैं सारा कुछ दाव पे लगाना चाहता हूँ, सारा कुछ गंवा देना चाहता हूँ, सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ ये सारी चीज़ों को, हियर टू दिस डेविल टू डिलीवर यू, ताकि मैं तुम्हें इस डेविल के हाथों से रिहाई दिला सकूँ, बचा सकूँ। मैं सारा कुछ सेक्रीफाइस करने को रेडी हूँ। तो भाई जब पोशिया ये सुनती है कि ये मुझको भी दाव पे लगा देना चाहता है अपनी फ्रेंड के लिए, तो पोशिया जवाब देती है, योर वाइफ वुड गिव यू लिटिल थैंक्स फॉर दैट इफ शी वर बाय टू हियर यू मेक फॉर द ऑफर, कि मुझे शक होता है कि अगर आपकी वाइफ यहीं आसपास होती तो आपको थैंक्स ना करती, राइट, यानी गुस्सा हो जाती इस चीज़ को सुनकर। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, यानी वो शुक्रिया बिल्कुल भी ना अदा करती आपका ये सब बातें सुनकर, उनको और दुख होता। इस पर ग्रेशियानो भी बोल उठता है कि आई हैव अ वाइफ हुम आई प्रोटेस्ट मीन्स स्वेयर, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मुझे अपने वाइफ से बहुत प्यार है, लेकिन अभी मैं यही उम्मीद करता हूँ, आई वुड मीन्स बट आई विश, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि काश वो अभी डेड होती और वो हेवन में होती और वहाँ बैठकर कुछ दुआएं करती, ताकि कुछ पावर के जरिए इस करिश ज्यू, इस वाइल, इस जो डेविल टाइप का जो इंसान है ये यहूदी, इसके दिल में कुछ चेंज हो पाए। काश कि मेरी वाइफ मर चुकी होती और इस वक्त हेवन में बैठकर दुआएं कर रही होती। नेरसा वहाँ पे मौजूद थी, जो कि ग्रेशियानो की होने वाली वाइफ है, तो वो खिसिया के जवाब देती है, टिस वेल यू ऑफर इट बिहाइंड हर बैक, द विश वुड मेक एल्स एन अनक्वाइट हाउस। बेहतर है कि आपने ये जो ऑफर प्रेजेंट किया है अभी उसके पीठ पीछे ही किया है। अगर वो यहाँ होती तो आपके घर में शांति तो बिल्कुल ना होती, लड़ाई हो चुकी होती आप दोनों के बीच, अगर वो ये सब सुन लेती। तो ये सब सुनकर शार्लॉक खिसियाता है और मन ही मन कहता है, असाइड का मतलब होता है सबसे वो नहीं बोल रहा है, अपने से बोल रहा है, वो खिसिया के कह रहा है कि दीज भी द क्रिश्चियन हस्बैंड्स, देखो कैसे क्रिश्चियन हस्बैंड्स हैं, इन लोगों को अपने वाइफ की परवाह ही नहीं है, दोनों अपने अपने वाइफ को दाव पे लगा दे रहे हैं अपने फ्रेंड की वजह से।
और ये सोचकर उसे अपनी बेटी जेसिका की याद आ जाती है कि वो भी तो एक क्रिश्चियन से शादी कर बैठी है। तो वो खिसिया के मन ही मन कहता है कि इन क्रिश्चियन से शादी करने से बेहतर था कि मैं अपनी बेटी की शादी बैरबस रेस के किसी इंसान से करा देती। बैरबस मर्डरर था, बाइबल में ऐसा लिखा गया है। इन एक मर्डरर से मैं शादी करा देता अपनी बेटी की, बजाय इन क्रिश्चियन की, क्योंकि इन क्रिश्चियन को तो अपने वाइफ की परवाह ही नहीं होती है। कैसे दाव पे लगाए पड़े हैं दोनों लोग। तो ये मन ही मन बोलकर वो तेजी से एकदम से बोलता है, वी ट्रिफल टाइम, ट्रिफल मतलब वेस्ट, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये सब बातें करके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सेंटेंस सुना दीजिए, प्लीज प्रोसीड द जजमेंट। पोर्शिया कहती है कि इस मर्चेंट का 1 पाउंड फ्लैश तुम्हारा है, कोर्ट इसको मानती है और लॉ भी इसको देने के लिए तैयार है। शैलोक तारीफ करता है, कहता है कि आप बहुत ही ऑनेस्ट जज हैं। पोर्शिया कहती है और ये जो फ्लैश है वो तुम्हें उसके ब्रेस्ट से ही काटना है, ये भी कानून कहता है और कोर्ट इसको मानती है। फिर शैलोक तारीफ करता है पोर्शिया की और कहता है कि आप बहुत ही लर्नेड, बहुत ही ऑनेस्ट जज हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस जज हैं। सेंटेंस आपने सुना दिया है। अब वो एंटोनियो से कहता है, कम प्रिपेयर, आओ प्रिपेयर योरसेल्फ, आई एम रेडी विद माई नाइफ। शैलोक आगे बढ़ ही रहा होता है नाइफ के साथ 1 पाउंड फ्लैश निकालने के लिए। एंटोनियो भी आगे आ ही रहा होता है, अपने को तैयार कर लेता है। तभी पोर्शिया कहती है शाइलॉक से, टैरी अ लिटिल, 1 मिनट रुक जाओ, अभी कुछ और भी है। इस बॉन्ड में लिखा है कि तुम एक जॉट कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ब्लड का 1 बूंद भी नहीं बहा सकते, क्योंकि वर्ड्स इसमें साफ साफ लिखे हैं पाउंड ऑफ फ्लैश, यानी केवल फ्लैश तुम निकाल सकते हो। तो फिर तुम अपना बॉन्ड पूरा करो, सिर्फ 1 पाउंड फ्लैश ही निकालोगे। और जब इसको तुम काटोगे और काटने के दौरान, इफ दाउ डस्ट शेड ऑन ड्रॉप ऑफ क्रिश्चियन ब्लड, तुमने क्रिश्चियन ब्लड 1 बूंद भी अगर बहा दी, तो लैंड्स एंड गुड्स, तुम्हारी जितनी ज़मीनें हैं, जितनी जायदाद है, बाय द लॉज ऑफ वेनिस, वेनिस के लॉज के हिसाब से, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर ली जाएगी। और कहाँ चली जाएगी? अनटू द स्टेट ऑफ वेनिस, यानी वेनिस की तरफ तुम्हारी सारी जायदाद और तुम्हारी सारी ज़मीनें चली जाएंगी अगर तुमने इस क्रिश्चियन का 1 भी बूंद बहाया। तो आप देख सकते हो कि पोर्शिया ने तोड़ निकाल लिया है इस केस का, इस प्रॉब्लम का। यानी वेनिस के लॉ के हिसाब से अगर कोई भी इंसान किसी भी क्रिश्चियन का खून बहाता है तो उसकी सारी जायदाद वेनिस की हो जाती है। ये एक लॉ था जिसके बारे में ड्यूक का ध्यान नहीं गया, लेकिन पोर्शिया ने अपनी समझदारी से काम लिया और अच्छा दाव चला। तो इसके बाद कैसे वो केस को जीत जाएगी, इस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑन में। टिल आई कम विद माय नेक्स्ट वीडियो, कीप लविंग माय चैनल, कीप वॉचिंग इट, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।